अब हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन फोर्स एंड प्रेशर। तो उसमें हमको सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज़ अ फोर्स। तो फोर्स एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट पोजीशन का ही मीनिंग होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी है मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, एक जगह पे रुका हुआ है, तो अगर हमने उसको फोर्स दिया, फोर्स अप्लाई किया वो ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस होगा, या ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा या मोशन परफॉर्म करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उसके ऊपर जब हम कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहता है, एज इट इज ही रहता है। बट अगर हमने वही कोई ऑब्जेक्ट को फोर्स दिया तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मूव होना स्टार्ट करेगा। तो फोर्स एक ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट को मोशन में डालेगी, तो हम उसको बोलेंगे दैट इज अ फोर्स विच विल पुट अ ऑब्जेक्ट इनटू अ मोशन। मोशन में वो ऑब्जेक्ट को डालना, ये किसका काम है, फोर्स का काम है। तो ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, जब तक हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी रहेगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा, और जब हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव होना चालू करेगा या वो मोशन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हमको देखना है कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स का मीनिंग ये होता है कि अगर दो बॉडीज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वेरियस एक्शंस है यहाँ पे अलग अलग। एक मैन है जो कार को फॉरवर्ड मूव कर रहा है फोर्स अप्लाई करके बैक साइड से कार के, और एक बॉय है हु इज पुलिंग द डॉग, और उसके बाद और हमको फुटबॉल खेलते हुए भी एक बॉय दिख रहा है। तो ये जो तीनों एक्शंस है इनमें हमको दिख रहा है कि दोनों चीज़ें जो है वो इंटरैक्शन में हो रही है। कार को फॉरवर्ड मूव करने के लिए फोर्स हाथ से लगाना पड़ रहा है, मतलब देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन फोर्स एंड देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन दैट कार एंड द मैन, है ना। कार को पुश कर रहा है, कांटेक्ट करने के बाद मतलब उसको पुश करने के बाद ही वो कार आगे जा रही है। ये जो डॉग है उसको पुल करने के बाद ही वो आगे आ रहा है, और जो फुटबॉल है उसको किक करने के बाद ही वो मतलब किक करने के बाद ही वो खेलने के लिए, हम लोगों को बोल सकते कि वो खेलने के लिए, हम फुटबॉल खेलने के लिए हमको किक करना पड़ता है, ज़रूरी है, नहीं तो वो बॉल मूव नहीं होगा, मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो बॉल को मूव होने के लिए आपको दिख रहा है वहाँ पे कि मोशन हो रहा है, बॉय अपने लेग से उसको किक कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट और ये जो पर्सन्स है जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है। देयर इज अ whatever the force acts on these two bodies through an interaction between them, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। और अभी आप बोलोगे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। अब हम देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या होता है। तो ये आपको यहाँ पे पिक्चर्स जो दिख रहे हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम कोकोनट ट्री। तो कोकोनट को ग्राउंड के तरफ खींचने का जो एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, वो कोकोनट जो है वो ग्राउंड के ऊपर इसीलिए गिर रहा है क्योंकि उसके बीच में, कोकोनट और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से जो है वो कोकोनट ग्राउंड पे आके फॉल हो रहा है। और अगर यहाँ पे कोम को अगर हमने बहुत ज़्यादा रब किया और उसको अगर हमने पेपर पीसेस के पास लेके गए तो आपको दिखेगा कि ऑटोमेटिकली पेपर पीसेस जो है वो क्या हो रहे हैं, उसके ऊपर आके स्टिक हो रहे हैं। तो ये जो स्मॉल पीसेस है पेपर के जो हमने मतलब दिख रहे हैं हमको कोम पे स्टिक हुए हुए, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हुआ है जब हम उसको रब करते हैं तो, एंड देयर इज अ इंड्यूस्ड अपोजिट चार्ज ऑन द पीसेस ऑफ द पेपर एंड दैट्स वाई पीसेस स्टिक टू द कोम। ये हमारा फिर से एग्जाम्पल हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। इसमें कुछ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, बट तभी भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तभी भी पेपर के जो पीसेस है वो कोम को जाके
स्टिक हो रहे हैं। उसके बाद फोर्स इज एक्ट थ्रू एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और वाया वन मोर ऑब्जेक्ट, सच फोर्स इज कॉल्ड एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। और जो जिसमें फोर्स अप्लाइड हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ऐसा फोर्स अप्लाई हो रहा है जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में भी नहीं है, हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेट को नेल्स आके अगर स्टिक हो रहा है, नेल्स अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं मैग्नेट, नेल्स अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट को, तो वो भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ ये नहीं था, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, तभी भी वो क्या कर रहे हैं, आयरन नेल्स जो रहते हैं, खीले जो रहते हैं, उनको खुद के तरफ अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। तो ये हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद मस्कुलर फोर्स जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। सो ये मस्कुलर फोर्स जो होता है कांटेक्ट फोर्स है, अभी बताया मैंने आपको, उसमें लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सब जो हो रहा है वो मस्कुलर फोर्स की वजह से हो रहा है। तो दिस इज़ अ कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि ये हम अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट में विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स। तो मसल्स यूज़ करने के बाद ही कांटेक्ट फोर्स जो है हम क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, या फोर्स अप्लाई कर पाएंगे, इसीलिए हम उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स को। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो नॉन कांटेक्ट फोर्स के हैं। और अगर अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर बॉल हमने देखा टेबल पे रखा हुआ, हमने उसको सिर्फ थोड़ा सा पुश किया, अगर हमने उसको थोड़ा सा ही लिटिल पुश देने के बाद वो आगे आगे जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसकी स्पीड कम कम होते जाएगी, स्पीड कम कम होते जाके एक पॉइंट पे वो आके क्या हो जाएगा, बॉल रुक जाएगा। तो यहाँ पे हम ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों वह स्लो डाउन होके बॉल रुक रहा है, क्योंकि हमने जो अप्लाई किया हुआ फोर्स है वो बहुत कम है। और अगर हमने रनिंग कार को देखा तो रनिंग कार जो होती है वो बंद करने के बाद भी अगर हमने देखा तो प्लेन रोड पे बंद की अगर हमने रनिंग कार, तो वो थोड़े डिस्टेंस पे जाके रुकती है जैसे ही हम उसका इंजन स्विच ऑफ करते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ग्राउंड सरफेस और कार के बीच में, इसीलिए वो कुछ दूर जाने के बाद वो रुकती है। इन अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही जगह पे रुका रहेगा, वो चल नहीं पाएगा। तो रोड का जो सरफेस है और कार जो है, कार के जो टायर्स हैं, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, इसीलिए वो रनिंग कार जो है, हमने इंजन स्विच ऑफ भी कर दिया रनिंग कार का, तो थोड़े दूर जाने के बाद वो रुकेंगी। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है हम डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं, जैसे कि हम चलते समय यूज़ करते हैं, हम कोई चीज़ जो है अगर पुश करते हैं ग्राउंड पे पैर से पीछे साइड में, तभी भी फ्रिक्शन फोर्स होता है वहाँ पे, एंड फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हम लोग चल सकते हैं, नहीं तो हम लोग चल नहीं सकते थे। एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द मोशन हैव फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन देम विच इज एक्टिंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो मोशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो भी डायरेक्शन है मोशन का उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक्ट होता है। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स। और अगर हमने देखा कि कभी कभी हम बनाना पील के ऊपर से स्लीप हो जाते हैं स्ट्रीट पे, तो वो क्यों होता है, क्योंकि देयर इज़ अ लेस फ्रिक्शन फोर्स। बनाना पील बहुत ज़्यादा स्लीपी होता है और उसके ऊपर से हम फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम हुआ रहता है। दैट्स वाई we can sleep from banana peel and also we can sleep due to the mud also। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमने देखी अभी, ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमको फिगर दिख रही है, वो फिगर में टेबल के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है, हमने उसको दो स्ट्रिंग थिक स्ट्रिंग हमने दोनों भी साइड से अटैच किए हैं, और वहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे दो वेट्स रखे हैं दोनों साइड से। तो वेइंग पैन्स जो रखे हैं, अगर उसमें हमने दोनों एंड्स में, मतलब वेइंग पैन के दोनों तरफ इक्वल वेट रखा, तो क्या होगा कि इक्वल वेट रखने की वजह से वहाँ पे जो कार्डबोर्ड है टेबल के ऊपर का, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ रहेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों भी इसके ऊपर जो है वेइंग पैन्स के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो इक्वल है, और इसीलिए
इक्वल मासेस हमने डाले हैं, तो इसीलिए क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वली एक्ट होगा दोनों भी पैन के ऊपर, और इसीलिए जो हमारा कार्डबोर्ड है वो वही पोजीशन पे है जो टेबल पे हमने जैसे रखा था। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर्स बैलेंस हो रहा है दोनों भी पैन का। दोनों भी पैन में जो हमने इक्वल ये डाला है, वेट डाला है, इक्वल वेट की वजह से वहाँ पे फोर्स बैलेंस हो रहा है, और इसीलिए जो टेबल के ऊपर का कार्डबोर्ड है वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, वो एज इट इज़ ही है। बट अगर हम ऐसा करते हैं, ये जो बैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है विथ द इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू द ज़ीरो एज दिस आर एक्टिंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद अगर हमने ऐसे किया कि एक वेइंग पैन में ज़्यादा वेट डाल दिया, दूसरे वेइंग पैन में कम वेट डाला, तो क्या होगा, वहाँ पे जहाँ पे सबसे जो वेइंग पैन में ज़्यादा वेट है, जो वेइंग पैन बहुत भारी है, उस साइड में वो कार्डबोर्ड मूव होना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है, कि जो अनइक्वल फोर्स एक्ट होने के वजह से बॉक्सेस के दोनों साइड में अनइक्वल फोर्स एक्ट होने की वजह से वो जो बॉक्स हमने रखा है वो दोनों बॉक्स जो है वो दोनों तरफ भी उसके ऊपर वेइंग पैन लगाए हैं, तो वो बॉक्स के ऊपर यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होगा, अनइक्वल फोर्स एक्ट होगा अनइक्वल मासेस डालने की वजह से। तो जहाँ पे ज़्यादा मास है उस साइड में वो पैन जो है वो मूव होना शुरू होगा। तो ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल। तो अभी अगर हमने टग ऑफ वार का भी एग्जांपल देखा, तो टग ऑफ वार में भी आपको पता होगा कि जिस साइड में ज़्यादा पुल हो रहा है, ज़्यादा लोग हैं जिस साइड में टग ऑफ वार के, उस साइड में वो जो है वो हमारा रोप वो पुल होगा, और दूसरी साइड से अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है ना, एक साइड में बहुत ज़्यादा एक साइड में बहुत कम। तो ये एग्जांपल जो है टग ऑफ वार का, ये अनबैलेंस्ड फोर्स का है। उसके बाद अगर हमने देखा कि बहुत बड़ा अगर बिग ग्रेन स्टोरेज कंटेनर है, तो हम उसको ग्राउंड पे ऐसे स्लाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इजीली ऐसे जा सकता है। तो दो लोग अगर उसको स्लाइड करेंगे तो वो दोनों लोगों के, दो पर्सन के से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक पर्सन उसको उतनी जल्दी मतलब जितना फोर्स नहीं लगा पाएगा, उतने दो पर्सन वो कंटेनर को उतना फोर्स लगाएंगे और वो कंटेनर जल्दी स्लाइड हो जाएगा। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है, ये हमने अभी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के जो देखे हैं, उसमें से हमको क्या समझा है ये अभी हम देखते हैं। अभी हमने जो दूसरे फोर्सेस देखे, जैसे कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स, इन सब फोर्सेस से हमको एक चीज़ पता चली है फोर्सेस की अलग अलग, कि अगर हमने बहुत सारे फोर्स अप्लाई किए कोई भी ऑब्जेक्ट पे, वो सेम डायरेक्शन में है, तो जितने भी फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे हैं उनका क्या होगा, एडिशन होगा। वो ऑब्जेक्ट पे एक्ट जो हो रहे हैं जितने भी फोर्सेस सेम डायरेक्शन पे, वो सारे फोर्सेस का एडिशन होगा। अगर सपोज एक बॉल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है उसको, या एक बड़ा कंटेनर है उसको बहुत सारे लोग पीछे से पुल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उन सारे फोर्सेस का एडिशन होगा। और उसका ही अपोजिट, अगर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो जो फोर्स, इक्वल फोर्स जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, इक्वल फोर्स विल बी डिफरेंस आएगा। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वो इक्वल जितना भी रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो फोर्स हमको कैसे मिलेगा, सब्ट्रैक्ट होके मिलेगा, डिफरेंस होके मिलेगा, या तो फोर्स विल इक्वल टू
देयर डिफरेंस एक्ट्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, जो फोर्स मिलेगा हमको दैट विल इक्वल टू देयर डिफरेंस एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। मतलब दो अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर तो दोनों भी फोर्स का सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब भी उनका डिफरेंस लिया जाएगा और वो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमको मिलेगा डिफरेंस, दोनों फोर्स का डिफरेंस निकाल के हमको रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। और फोर्स जो होता है वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई भी क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक्सप्रेस करते हैं तो आपको पता है वो क्वांटिटी कैसे रहती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारा पूरा फोर्स। अगर हमने एक से ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट किया देन द इफेक्ट ऑन दैट बॉडी इज ड्यू टू द नेट फोर्स, मतलब रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर ही वजह से वो बॉडी पे क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा, या कोई भी फोर्स का इफेक्ट जो है वो रिजल्टेंट फोर्स के वजह से हमको वो बॉडी के ऊपर का इफेक्ट जो है वो दिखाई देगा।